स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित करते हुए पीयूष ग्रंथि के कार्यों का वर्णन कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि को परिभाषित करना है और पीयूष ग्रंथि के जो भी फंक्शन है, जो भी कार्य है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथि को समझेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है। मतलब जो ग्रंथियां अंतःस्रावी होती है वो डायरेक्ट अपना जो हार्मोन होता है उसे ब्लड में, जिसे खून भी कहा जाता है, उसमें डायरेक्ट क्या करती है, छोड़ देती है। अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें नलिका नहीं होती है। ये अपना जो हार्मोन है उसे डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं। ये ग्रंथियां विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन विशिष्ट रासायनिक यौगिकों द्वारा करती है, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। जो हार्मोन होता है वो हमारे जो बॉडी का जितना भी क्रिया हम लोग करते हैं उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है, और उसे सही क्रम में करने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। यह हार्मोन रुधिर के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं जहां इनका प्रभाव होना होता है। रुधिर किसे कहा जाता है? ब्लड को, जिसे रक्त भी कहा जाता है, ब्लड, खून, जो भी हम कहें। हार्मोन ब्लड के साथ उन अंगों में चले जाते हैं जहां पर उस हार्मोन की ज़रूरत होती है और जहां उसका प्रभाव होना होता है, इफेक्ट होना होता है। ठीक है, ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है बहिःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां। अब हम जानेंगे शरीर में मिलने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, जिसमें आपका पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरे नंबर पे है थायराइड ग्रंथि, तीसरे नंबर पे पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा है अग्नाशय, छठा है पीनियल ग्रंथि, सातवां है अंडाशय या वृषण, आठवां है थाइमस ग्रंथि। ये क्या है? मनुष्य में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके नाम है। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि को वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह कपाल की स्फेनॉइड अस्थि में सेलाटर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो कपाल होती है, सिर का जो अस्थि होता है, मतलब अस्थि का मतलब होता है हड्डी होता है, उसके सिफेनॉइड अस्थि में सेलाटर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। यह मटर की आकार की होती है। ये जो पीयूष ग्रंथि है वो मटर के शेप की, जो खाने वाला मटर होता है ना, उस शेप की होती है एवं इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि यह अन्य स्रावी ग्रंथियों के स्रावण को नियंत्रित करती है। जितने भी ग्रंथियां हैं उसको पीयूष ग्रंथि ही नियंत्रित करती है, मतलब अपने कंट्रोल में रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। साथ ही यह व्यक्ति के जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वृद्धि ग्रोथ को कहा गया है, बढ़ना, ठीक है, एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। यह ग्रंथि 2 भागों या फिर 2 पालियों कहा जा सकता है में विभाजित होता है, मतलब बटा हुआ होता है, जिसमें पहला है अग्रखंड, जिसे आगे का भाग भी कह सकते हैं, एवं दूसरा है पश्चखंड, जिसे पीछे का भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों खंडों की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर व कार्यों में अंतर होता है। जो अग्रखंड है या फिर जो पश्चखंड है, दोनों के काम अलग अलग हैं, साथ ही ये दिखने में भी अलग अलग होता है। अग्रखंड उपकला कोशिका का समूह है जो रक्त विहीनों से विभाजित होता है।
इसके विपरीत पश्चखंड मतलब जो पीछे वाला भाग है मस्तिष्क से संबंधित होता है एवं तंत्रिका तंत्र से निर्मित होता है, तंत्रिका तंत्र से बना होता है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का ही अंग है, से जुड़ा होता है। अब देखेंगे अग्रखंड के कार्य, जो आगे वाला भाग है उसके कार्य के बारे में जानेंगे। अग्रखंड द्वारा निम्नलिखित हार्मोन का स्रावण होता है, जिसमें पहला है वृद्धि हार्मोन या जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका पहला कार्य है, यह हार्मोन शरीर के उन अंगों को प्रभावित करता है जो वृद्धि से संबंधित होते हैं। शरीर के जितने भी पार्ट हैं जो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ से संबंधित होते हैं, उसे यह हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है वो इफेक्ट डालता है, मतलब उस पर प्रभाव डालता है। सेकेंड है, इससे शरीर की वृद्धि विशेषकर लंबी अस्थियों, लंबी अस्थि किसे कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है, लंबी लंबी हड्डियां होती है, उसे कहा जाता है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, की वृद्धि का नियमन होता है। तीसरा है, यह परिपक्वता की स्थिति निर्माण के बाद वृद्धि को बनाए रखता है। परिपक्वता किसे कहते हैं, किसी भी जीव का जो पूरा विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, उसे परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है वसा अपघटन को बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन वसा अपघटन को भी बढ़ाता है। फिफ्थ नंबर पे है यकृत में ग्लाइकोजन, यकृत किसे कहते हैं, लीवर को। ठीक है, लीवर में ग्लाइकोजन उत्पादन को बढ़ाता है। सिक्स नंबर पे है रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली होता है उसको प्रोत्साहित करता है। इसकी कमी से बच्चों में विकास अवरुद्ध होता है। अगर वृद्धि हार्मोन शरीर में कम हो तो बच्चों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अधिकता के कारण जबड़े, हाथ व पैर की हड्डियां मोटी हो जाती है। अगर वृद्धि हार्मोन किसी भी जीव में ज़्यादा हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उससे जबड़े, हाथ व पैर की हड्डियां मोटी होती जाती है, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। इसके अतिरिक्त पसीना आना, नाड़ियों में दबाव, पेशियों की शिथिलता आदि समस्याएं भी उत्पन्न होती है। सेकेंड नंबर पे है थायराइड उद्दीपक हार्मोन, जिसमें पहला है, यह थायराइड ग्रंथि को दो थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्राईआयोडोथायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। सेकेंड है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। अगर थायराइड उद्दीपक हार्मोन अगर शरीर में कम हो तो इससे घेंघा रोग होता है। ठीक है, वजन बढ़ता है, मांसपेशियों में अकड़न आदि अन्य लक्षण हैं। बोलते हैं ना कि इसे थायराइड है करके, तो उससे क्या होता है, वजन बढ़ता है और मांसपेशियों में अकड़न होता है, घेंघा रोग भी हो जाता है। थर्ड नंबर पे है, इसकी अधिकता से एक्सोफ्लैथेमिक गोइटर रोग होता है। अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए शरीर में तो इससे एक्सोफ्लैथेमिक गोइटर रोग हो जाता है। वास्तव में थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगर आयोडीन बॉडी में कम हो जाता है तो जो थायराइड ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। 4 नंबर पे है, इसकी अधिकता से कुशिंग रोग होता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं से बनते हैं। यह वृषण की लैडिक कोशिकाओं को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए उत्तेजित करता है तथा स्त्रियों में योनि की थिका कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन व उसके कुछ कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। साथ ही अंडोत्सर्जन में सहायता करता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पुरुष में, मतलब जो नर होते हैं उसमें
वृषण की लैंडिंग कोशिकाओं को बनाने के लिए उत्तेजित करता है, और जो स्त्रियों में मतलब नारियों में मादा में योनि की थिका कोशिकाओं को बनाने के लिए उत्तेजित करता है। साथ ही अंडोत्सर्जन में भी सहायता करता है। ठीक है। 4th नंबर पे है प्रोलैक्टिन। यह स्तनों को दूध, स्तन किसे कहते हैं? छाती को। ठीक है। यह छाती में दूध उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। कोई भी जैसे नर मादा हो गई तो उन्हें जब उनका बच्चा होता है तो अपने बच्चे को उन्हें दूध पिलाना रहता है। तो ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये दूध बनाने में सहायता करता है। ठीक है। 2nd नंबर पे है यह प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होता है। 3rd नंबर पे है यह भ्रूण की प्रतिरक्षा सहनशीलता में भी योगदान करता है, भ्रूण को भी रक्षा प्रदान करता है। 5th नंबर पे है फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, जिसमें पहला है यह पुरुषों व महिलाओं दोनों में ही बनता है। जो फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन है वो पुरुष में भी मतलब नर में भी और महिलाओं मतलब मादा में भी, मेल फीमेल दोनों में ये हार्मोन बनता है। 2nd है महिलाओं में इन हार्मोन से अंडों का उत्पादन होता है। फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन से जो फीमेल होती हैं उनमें अंडों का निर्माण होता है या फिर उत्पादन होता है। 3rd है पुरुषों में इसके द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। मतलब इस हार्मोन से जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म बनता है। ठीक है। 6 नंबर पे है मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा एवं बालों में मेलेनोसाइट द्वारा मेलेनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये जो मेलेनिन होता है अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो इससे व्यक्ति का रंग मतलब जो स्किन होता है ना वो काला पड़ने लगता है। जो लोग काले होते हैं उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो लोग गोरे होते हैं उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। 2nd नंबर पे है यह भूख एवं कामोत्तेजना पर भी प्रभाव डालता है। ये जो हार्मोन है वो भूख और काम करने की जो क्षमता है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। 3rd है गर्भावस्था के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है जो पिगमेंटेशन का कारण बनता है। मतलब फेस में दाग धब्बे प्लस जो फेस होता है वो काला पड़ने लगता है। पश्च खंड के कार्य मतलब जो पीछे वाला भाग है उसके कार्य के बारे में अब जानेंगे। ठीक है। पश्च खंड 2 हार्मोन का निर्माण करता है, जिसमें पहला है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन महिला प्रजनन में भूमिका के लिए जाना जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके लिए यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाना जाता है। 2nd है यह प्रसव के दौरान मतलब जब बच्चे होते रहते हैं उस दौरान योनि और गर्भाशय के फैलाव के लिए स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो जब बच्चे पैदा होते रहते हैं तो उस दौरान योनि और जो गर्भाशय है उसको फैलाने के लिए यह हार्मोन स्रावित होता है। 3rd है यह गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है। फिर गर्भाशय को सिकुड़न के लिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो सहायता करता है। 2nd नंबर पे है वैसोप्रेसिन। यह समावस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा नंबर पे है यह पानी, ग्लूकोज व रक्त लवण के विनिमय में भी सहायता करता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।